कदम पर चुनौतियों के इस दौर में मुस्लिम समाज को भी पुख्ता शक्ल में अपने आप में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और यही कुरान पाक हदीस शरीफ का पैगाम भी है। और इसी मकसद के लिए तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस का इनकाद जयपुर में किया जा रहा है, जिसमें कौम के सभी मुद्दों पर हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब कायद मिल्लत नबीरा आला हज़रत बरेली शरीफ होंगे। मेहमान एजाजी के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाएंगे जनाब रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब, खानू खान बुधवाली, अब्दुल मजीद निज़ामी, मुफ्ती आदिल नदवी, शब्बीर खान साहब। इसी तरह डॉक्टर आजम बेग साहब की ज़ेर सदारत हज हाउस करबला मैदान जयपुर में ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। बाद नमाज मगरिब इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। ये बताते हुए हम बहुत खुशी महसूस करते हैं कि कल शाम को 7 बजे राजस्थान मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जयपुर और साझी विरासत मंच राजस्थान प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस नामक एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो शहर जयपुर के करबला मैदान में हज हाउस कमेटी के अंदर कल उसका आयोजन रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में मुल्क की बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब, जो एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं, मजहबी शख्सियत भी हैं और बहुत बड़ी सामाजिक शख्सियत है, वो तशरीफ ला रहे हैं। और राष्ट्र सहारा ग्रुप के ग्रुप एडिटर जनाब अब्दुल मजीद निज़ामी साहब तशरीफ ला रहे हैं। डॉक्टर आजम बेग साहब जो आपके सामने बैठे हैं, आप उसकी अध्यक्षता फरमाएंगे। और राजस्थान में जनाब रफ़ीक खान साहब, जनाब अमीन कागजी साहब, जनाब खानू खान साहब, जनाब शब्बीर खान कारपेट साहब और इनके अलावा शहर जयपुर के और राजस्थान के मुख्तलिफ शहरों के बहुत जिम्मेदार लोग और ख़ासकर युवा पीढ़ी, इंटेलेक्चुअल क्लास कल वहाँ पे सब लोग तशरीफ ला रहे हैं। और मैं साथियों आपको बहुत सादगी के साथ और एक ही लफ्ज़ में आपको ये बताता हुआ चलूँ कि तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जैसा कि नाम से ही इसका मतलब समझ में आता है कि कौम व मिल्लत के निर्माण को हमने किस तरह हमें उसका निर्माण करना है। इसमें बहुत ही अहम इशूज़ पे बात होगी, बहुत अहम मुद्दे इसमें ज़ेर बहस लाए जाएंगे, उन पर चर्चा होगी और भविष्य की एक मजबूत रणनीति और हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कॉन्फ्रेंस का कल आयोजन किया जा रहा है और यही सूचना हम आपको देना चाहते थे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, उपस्थित हुए। हम अपने सब साथियों की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करते हैं और आपको सवाल पूछने का मौका। आप डॉक्टर आजम बेग साहब जो JLN ग्रुप के चेयरमैन हैं, राजस्थान मुस्लिम एजुकेशनल कमेटी सोसाइटी जो है उसके भी आप अध्यक्ष हैं और आप AICC के राष्ट्रीय संयोजक हैं, अल्पसंख्यक विभाग के बहुत अनुभवी और बहुत काबिल तारीफ शख्सियत हैं डॉक्टर आजम बेग साहब। आपके सामने जैसा अभी आपको चौधरी अकबर कासमी साहब बता रहे थे, जो संयोजक हैं राष्ट्रीय संयोजक साझी विरासत मंच के, काफ़ी समय से राजस्थान में और राजस्थान के बाहर कई प्रदेशों में साझी विरासत मंच के बैनर पर कई सारे प्रोग्राम्स सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते रहे हैं। उसी कड़ी की एक कॉन्फ्रेंस कल शाम को 7 बजे करबला मैदान पर हज हाउस में होने जा रही है। राजस्थान मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी और साझी विरासत मंच के संयुक्त तत्वाधान में इसका आयोजन होगा।
बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कई मौके पर राजस्थान में और दीगर मकामात पर होती रही हैं, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस का एक अलग टॉपिक क्यों रखा और ऐसे लोगों को क्यों इनवाइट किया जो बेसिकली डायरेक्ट समाज से जुड़े हुए हैं। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपके सामने आना चाहिए। काफ़ी सारी बातें मोहतरम चौधरी अकबर कासमी साहब ने आपसे कही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से हम अपने समाज को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये शिक्षित होने के साथ अशिक्षा की बू आती है। सामाजिक एकता होने के बावजूद अनेकता में रहता है। हम अपने समाज के ताने बाने को कुछ इस तरह एकत्रित करना चाहते हैं जो हमारे अपने दिए हुए उस निज़ाम सुन्नत और कुरान से बंधा हुआ हो जो ईश्वरीय शक्ति पैदा करना चाहती है। हम कहीं ना कहीं उससे खो गए। हमको ऐसा लगता है कि हमारा वो ताना बाना और वो हमारी सचश्मे हिदायत जिससे हम बंधे रहें राष्ट्र प्रेम के जाल में, जिससे हम जुड़े रहें हमारे गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में मौजूद इस देश के भाइयों से, उनकी सेवा में किस तरीके से हम उनको अपना बनाएं, ये एक बड़ा विषय है। चुनाव की हार जीत, मुख्तलिफ राज्यों में किसी का जीत जाना या हार जाना, ये हमारा इशू नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो बंट गया है, एक वर्ग वो है जो सिर्फ मजहबी है, मौलवी है, मदरसे से पढ़ा हुआ है, वो ये समझता है कि हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी जितने लोग हैं इन सबका ठिकाना जहन्नम है। एक ग्रुप वो है जिसका कोई ताल्लुक धार्मिक एजुकेशन से नहीं है, वो मास्टर है, स्कूलों की डिग्री लिए हुए है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो ये समझता है कि ये गलत रास्ते पर जा रहे हैं और इन उलमाए किराम की जो सोच है वो दुनिया से अलग है। इन दो सोचों में हमारा समाज बट गया। एक और तीसरा वर्ग है जो ये समझता है कि कुरान को पढ़ लेना, उसको रट लेना, उसको सुना देना या उसको सुन लेना ये सवाब का काम है। उसका इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस व्यक्तित्व से, इस कंसल्टेशन से, इस रिकंसल्टेशन से क्या रिश्ता है, उससे उसका कोई जुड़ाव नहीं है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि हम अपने समाज को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या में होने के बावजूद भी बिखरा हुआ है और कोई शक्ति अपनी पैदा नहीं कर पा रहा। इसका कसूर हम न सरकारों को देते हैं, न हम अपने वतन के गैर मुस्लिम भाइयों को देते हैं, हम अपने आप को देते हैं कि हमारे वो लोग जो समाज में शिक्षित कहलाते हैं उन्होंने उस समाज को वो बात बताई ही नहीं है जिससे उसका विकास संभव हो। कुरान को 4 आयतें पढ़ के सवाब कमा लेना ये आसान काम है, लेकिन उसकी 4 आयतों को पढ़ के उसका तर्जुमा समझ लेना और उसके अनुरूप अपने जीवन का यापन बीतन करना ये एक अलग चीज है। तो हम उस तरफ अपने समाज को ले जाना चाहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने समाज को शिक्षित करके उनको एक सूत्र में बांध कर वो समाज की शिक्षा, वो कुरान की शिक्षा, वो धर्म की शिक्षा जो सबको एक सूत्र में बांधती है, जो वतन से प्रेम सिखाती है, जो देश प्रेम की तालीम देती है, उससे जोड़ें। और ये जो अनपढ़ चीजें हमारे समाज में कुछ फैल रही हैं, कुछ चीजें जिनको जबरदस्ती हमसे जोड़ दिया गया है, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उन भ्रांतियों को भी दूर करें। इस कॉन्फ्रेंस से हमारा एक ये भी पर्पज है। इसीलिए हमने ऑल इंडिया सतह के बहुत ही जानी मानी शख्सियत है, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब जो इमाम अहले सुन्नत है इस देश के, जिनका बड़ा वर्चस्व है पूरे देश में, दरगाहों का, खानकाहों का, सूफियों का। मौलाना तौक़ीर रज़ा खां साहब वो बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं और हमने ये कोशिश की है कि पत्रकार साथी हमारे बड़े मजबूत होते हैं समाज में चीज़ों को फैलाने और ले जाने के लिए। 7 स्टेट के ग्रुप एडिटर हैं राष्ट्रीय सहारा के अब्दुल माजिद निज़ामी साहब, उनको भी हमने अपने कॉन्फ्रेंस में विशिष्ट अतिथि रखा है। राजस्थान सरकार में नव नियुक्त जो हमारे चेयरमैन साहिबान हैं, जिसमें अमीन काबली साहब कमेटी के चेयरमैन हैं, रफ़ीक खान साहब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन बने हैं और खानू खान साहब बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। हम ये भी महसूस करते हैं सरकारी सतह पर हमारा समाज एकत्रित होकर के किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट करता है, ये समझ करके कि हम अपने धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को विकसित करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाएंगे।
कहीं ना कहीं हम और आप सब मिलकर के ये महसूस करते हैं कि उस आवाज में और तेजी लाई जानी चाहिए। सरकारें जब तक हम उनके पास अपना पक्ष नहीं रखेंगे, अपनी समस्याएं नहीं रखेंगे, हमको कुछ नहीं देने वाली। सरकार के सामने बहुत मजबूती के साथ ये इशू जाना चाहिए कि आपकी समस्या है क्या। हम उस समस्या का भी बड़े व्यापकता के साथ इस अधिवेशन में चर्चा करेंगे और हमारे इन जो चेयरमैन साहिबान है इनके सामने अपनी बुनियादी मांगे रखेंगे कि हम कहीं ना कहीं कौन सी वादी में है, कौन सी मंजिल में है, इश्क़े बलाखेज का काफिला सख्त जाम। इतनी बड़ी आबादी होकर के अगर हम अपने समाज को कुछ न दे सके या वतन में रहने वाले लोगों के सामने अपना साफ सुथरा आईना न पेश कर सके, तो फिर हमको ऐसा लगता है कि ये मदरसे में क्या कर रहे हैं एक समाज सोचता है, ये मस्जिद में क्या कर रहे हैं दूसरा समाज सोचता है, ये अपनी गली में क्या कर रहे हैं तीसरा समाज सोचता है। आखिर क्या वजह है कि हमारी मुस्लिम घरानों की गलियों में रात के 2-2 बजे तक मुस्लिम नौजवान इकट्ठा होकर के चाय की होटलों पर अपना समय व्यतीत कर रहा है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो है जो हम भूल चुके हैं। बड़ी संख्या में हमारा युवा आज नशे से जुड़ गया है और उसको ये पता ही नहीं है कि हम करने क्या जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ नशे से ज्यादा बड़ी लत इस मोबाइल की है, जिसमें रात के 12-12, 2-2 बजे तक हमारा युवा पता नहीं क्या खेल रहा है, उसको पढ़ाई लिखाई से दिलचस्पी नहीं ले गई है। हमारे समाज में लड़कियां पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होती चली जा रही हैं और लड़के 10वीं पास करके आगे बढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बहुत खुलकर कल विचार होगा। राजस्थान की तमाम जानी मानी शख्सियतें रहेंगी, शिक्षक, ग्रुप के शिक्षक, जगत के बड़े बड़े शिक्षक, शिक्षाविद रहेंगे, मजहबी उलमाए दीन रहेंगे, मस्जिदों के इमाम रहेंगे, कॉलेजेस के संचालक रहेंगे। मैं समझता हूं कि आप तमाम लोग जो पत्रकारिता से जुड़े साथी हैं हमारी इन बातों को समाज के उस तबके तक पहुंचाएं जहां ये बात नहीं पहुंच पा रही। इसी के लिए हमने कल इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। शाम 7 बजे हमारे समाज के जो 30 उलमाए किराम जयपुर से सनद याफ्ता आलिम दीन बने हैं उनका भी हम सम्मान करेंगे और उन्हीं के सानिध्य में उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ बड़े स्तर पर चर्चा होगी। मोहतरम चौधरी अकबर कासमी साहब जो संयोजक हैं साझी विरासत मंच के, ये कार्यक्रम का संचालन करेंगे और मैं समझता हूँ कि इशा की नमाज के बाद 7-8 बजे वो जो कार्यक्रम शुरू होगा उसकी गूंज पूरे मुल्क में सुनाई देगी और इसी तरीके की कॉन्फ्रेंसेस सिर्फ जयपुर में नहीं, यहाँ से बाहर निकल करके अब हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में सब जगहों पर करने जा रहे हैं। उसका उद्देश्य यह है कि हम अपनी नई पीढ़ी को उन चीजों को समझाएं जो कहीं न कहीं इनकी आंखों से ओझल हो गई हैं और वो रोशनी जो कुरान और सुन्नत ने प्रेम की दी थी उस पर धुंधलापन छा गया है। हम उसको जागरूक करके और समाज को जोड़ना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी ये बातें आप तमाम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे और कल के इस कार्यक्रम में शामिल होकर के उस कार्यक्रम की डिटेल्स को आम तक पहुँचाने में हमारी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू। आजम साहब, अभी पिछले दिनों आपको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना गया था कांग्रेस की तरफ से, और अब जो है राजस्थान में भी 2023 में चुनाव आ रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम साझी विरासत के ज़रिए से या राजस्थान मुस्लिम एजुकेशन के ज़रिए से चुनाव की तैयारियों को लेकर के कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है कि जिससे कि एक प्लेटफॉर्म पे एक तरफा वोट गिर सके? मैं समझता हूँ कि राजनीतिक तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का या इस जैसे और जो भी कॉन्फ्रेंसेज होंगे उसका कोई रिश्ता नहीं। हम लोग पार्टी के लेवल पर जो काम करते हैं वो पार्टी के बैनर पर काम करते हैं। ये सामाजिक संगठन है जो समाज को एकत्रित करने और सच्ची बात उन तक पहुंचाने के लिए ये आयोजन है। राजनीतिक तौर पर हमको जागरूक होना चाहिए और समाज के उन तमाम तथ्यों को जो हमसे कहीं न कहीं छूट गए हैं सामने लाने के प्रयास करने चाहिए। अगर इसका ताल्लुक कहीं कोई शख्स किसी पार्टी विशेष से जोड़ता है तो ये उसका अपना मन है। हम अपने लेवल पर ये सोच के चलते हैं कि ये सिर्फ सामाजिक चेतना का एक मंच है। तालीम को लेकर काफ़ी वक्त से बहुत सारी तंजीमें काम कर रही हैं, चल रही है, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में मुस्लिम को जब हम तालीम की बात करते हैं तो बहुत कम निगाह गैर से देखा जाता है, हिकारत से देखा जाता है कि मुसलमान कम पढ़े लिखे होते हैं। ये दोनों तंजीम मिलकर वो कौन सी नई योजनाएं, वो कौन से नए तरकीब लेकर आ रही हैं जिनकी वजह से आप तालीम का स्तर जो है वो ऊंचा कर पाएंगे? हमारी मानसिकता ये है कि हम लोग मुस्लिम समाज के बारे में जो ये धारणा है कि ये अनपढ़ होते हैं
मैं समझता हूँ ये धारणा गलत है। मुस्लिम समाज के हर उस व्यक्ति को जो माँ की गोद से पैदा होता है, अजान में आवाज़ देकर के इस दुनिया में लाया जाता है, जिसका मफहूम ही ये है कि तुम इस समाज की सबसे बड़ी कड़ी हो और उस मालिक की पैदावार हो जिसने तुमको इस दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है। हम अपने बच्चों को पहले मदरसों में भेजते थे, अभी भी भेजते हैं, बड़ी संख्या में भेजते हैं, जहाँ से हम बेसिक शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा होती है, जो सामाजिक शिक्षा होती है, उसको उनको सिखाते हैं ताकि उनको ये समझ में आ सके कि तुम जब घर में रहोगे क्या बर्ताव करोगे, बाजार में जाओगे क्या बर्ताव करोगे, बड़ों से मिलोगे क्या उनके साथ सुलूक करोगे, छोटों से मिलोगे उनके साथ कैसे रहोगे। ये शिक्षा का एक पहलू है। सामाजिक शिक्षा जो दुनिया में हमको आगे बढ़ने और समाज में जीने और रोजगार देने का जो एक कार्य करती है, उस शिक्षा के प्रति जरूर हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हमको माना जाता, पिछड़े हुए है नहीं। अगर आप संख्या के अनुपात में तुलना करें तो मैं समझता हूं कि हम उस संख्या में पीछे नहीं है, लेकिन चूंकि मदरसों में शिक्षा पाने वाले को ये समझा जाता है कि ये रूढ़िवादी है और आज भी उसी शिक्षा पर चल रहा है। हमने अपने स्तर पर इसके लिए पिछले 15 सालों से ये अभियान चलाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। राजस्थान में भी और राजस्थान के बाहर भी 15 साल पहले तक, जो पिछले 65 साल गुजरे हैं आजादी के बाद, राजस्थान में मात्र 3 या 4 RS अफसर हुआ करते थे। आज हमारी संख्या 30 से ऊपर है RS अफसरों में। IAS राजस्थान में हुआ नहीं करते थे। आज राजस्थान से मेन स्ट्रीम में तकरीबन 4 या 5 लोग सिलेक्ट हो चुके हैं IAS में, जो कलेक्टर भी हैं राजस्थान कैडर में भी और राजस्थान के बाहर केरला कैडर में भी। 2 साल पहले हमारे मेरे खुद भाई मानले मोहतरम जाफर मलिक साहब IAS कैडर में सिलेक्ट हुए। वो बेहतर माधोपुर के रहने वाले, वो आज कलकत्ता के तिरुवनंतपुरम में कलेक्टर लगे हुए। राजस्थान के लोग अब अभी पिछले दिनों एक रिजल्ट CA का आया है, कोटा के एक रिक्शा चलाने वाले का लड़का CA में टॉप किया है, जयपुर से, राजस्थान कोटा से। तो मैं समझता हूँ हमारा आमिर रामगंज का रहने वाला एक लड़का IAS में सिलेक्ट हुआ पिछले 2 साल पहले। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो प्रयास किए हैं, मैं खुद राजस्थान में आपकी दुआ से तकरीबन 15-16 कॉलेजेस चला रहा हूँ, जिसमें ITI डिग्री कॉलेज, अपना BA कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सारे कॉलेजेस हैं। और हमारे यहाँ से पास आउट स्टूडेंट हिंदुस्तान के हर एम्स में इस वक्त बड़ी संख्या में 30-30, 40-40 स्टूडेंट कार्य कर रहे हैं और मरीजों की सेवा कर रहे हैं। हमारे यहाँ इस वक्त तकरीबन 600 डॉक्टर्स हैं राजस्थान में मुस्लिम समाज से, जो मुख्तलिफ क्षेत्रों में और राजस्थान में सेवाएं दे रहे हैं। चिकित्सा क्षेत्र में तकरीबन 1000 से ज्यादा मुस्लिम इंजीनियर हैं जो लोगों की मुख्तलिफ कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। ये जो नया यूथ है हमारा, थोड़ा बहुत लोग जरूर इधर उधर भटके हुए हैं, उनको रास्ते पर लाने का ये प्रयास है जो ये कॉन्फ्रेंस है। लेकिन मुस्लिम समाज मेडिकल शिक्षा में, इंजीनियरिंग शिक्षा में, प्रशासनिक सेवा में, नर्सिंग शिक्षा में, हर लेवल पर अब अपने भविष्य को तलाश रहा है और ये समझ रहा कि सिर्फ अल्पसंख्यक होना काफी नहीं है, समाज में उन लोगों के बराबर आना होगा जो विकसित समाज का पार्ट है। और उस तरफ अब मुस्लिम समाज बढ़ रहा है, मदरसा शिक्षा को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। हमें खुशी है कि सरकार भी अब मुस्लिम मदरसा शिक्षा को मॉडर्नाइज करने के लिए स्कीम बना रही है और करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किया जा रहा है। हम अपने समाज से ये कहना चाहते हैं कि सरकार जितनी कोशिशें और जितनी सेवाएं इस वक्त मुस्लिम शिक्षा को अपग्रेड करने के लिए, वो चाहे केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, दे रही है, इस समय भी अगर हम नहीं पढ़ सके तो कोई बड़ा वक्त नहीं आएगा। राजश्री योजना से मुस्लिम तालिबात जो मदरसों में तालीम हासिल कर रही है, राजश्री मुख्यमंत्री योजना जिसके तहत छात्रवृत्ति मिलती थी, उस योजना से मुस्लिम तालिबात को बाहर कर दिया गया है, उनके लिए आपने कोई इक़दाम उठाए? नहीं, मैं समझता हूँ बाहर नहीं किया गया है। मुस्लिम तालिबात को अभी भी बर्बादात फाउंडेशन से 10th में 60% मार्क्स लाने पर 50,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। वो नेशनल लेवल पर सिलेक्शन होता है उनकी परसेंटेज की बिना पर। 12th के लेवल पर भी बर्बादात फाउंडेशन से उनको स्कॉलरशिप मिल रही है। जो छात्रवृत्ति पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक है, उसमें भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम जरूर है, क्योंकि हमारे बच्चे फॉर्म ही कम भरते हैं। पूरी योजना चला करके इस बार हम लोगों ने गवर्नमेंट को साथ लेकर के, गवर्नमेंट के अधिकारियों को साथ लेकर के, मुस्लिम जो अधिकारी अल्पसंख्यक लगे हुए हैं जिलों में, उनको साथ लेकर के प्रयास किए, तब कहीं जाकर के कुछ लोगों ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा। अभी भी राजस्थान में जो स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के डिपार्टमेंट से दी जाती है, उसमें कोई कमी नहीं है। मुस्लिम एजुकेशन छात्रवृत्ति के लेवल पर पूरी तरीके से छात्राओं को भी मिल रही है, छात्रों को भी मिल रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, PFI जैसी संस्था जब मुसलमानों में जब हिंदुस्तान में इत्तेहाद देखा गया, जिस तरह से मुसलमान एक होने शुरू हुए,
पीएफआई जैसी संस्था की छवि भी धूमिल करने का काम पूरे हिंदुस्तान ने मिलकर किया। आप कल एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जिसके ज़रिए से आप ये साबित करेंगे कि मुसलमानों में इत्तेहाद है, यूनिटी है। उसके बाद आपके खिलाफ भी ऐसे इक़दाम चलाए जाएंगे, आपकी छवि को भी धूमिल किया जाएगा। इस छवि से, धूमिल छवि से बचने के लिए आपके पास कौन से नए प्लान हैं? मुस्लिम समाज के कुछ लोग जब इस तरीके का काम शुरू करते हैं, मुस्लिम समाज में कोई भी समाज में घुसना हो तो इस तरीके के इल्जाम कुछ फिरका परस्त तंजीमों की तरफ से लगाए जाते हैं कि ये मुसलमानों को अभी कौन सी दिशा या दशा देने के लिए आ गया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी उसी तरीके की एक संस्था है जो मुस्लिम समाज को ऑर्गेनाइज करके शिक्षित करने, जागरूक करने, राजनीतिक तौर पर उनके मुद्दों को उठाने का कार्य कर रही है। जब तक कोई ऐसी चीज जो असंवैधानिक हो किसी संस्था की तरफ से सामने न आए, उसके ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगा करके उसको खंडित करना या अपमानित करना, ये सरकारों का गलत काम है। इससे वो स्टूडेंट या वो युवा जो समाज में बेहतरी लाना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरीके के अगर मुद्दों पर कभी कोई इल्जामबाजी होती है तो उससे अलग होकर के नए जज्बे और जोश के साथ आगे आना चाहिए। इस तरीके के इल्जाम हर एक पर हर वक्त लगते रहे हैं। काम करने वाले इस तरीके के इल्जाम से न कभी डरे हैं और न कभी डरेंगे, न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। कुछ फिल्में प्रस्ताव करते हैं तब कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर समाज में जो है कुछ फिल्में प्रस्ताव करते हैं द कश्मीर फाइल को लेकर समाज में माहौल बिगाड़ने का काम कर रही हैं। इसके लिए क्या कहना है? मैं समझता हूँ कि इस तरीके की कोशिशें निंदा की जानी चाहिए। कश्मीर फाइल्स के बारे में मुझे इस वक्त कोई बहुत बड़ा तबसरा करना नहीं है, क्योंकि उसको लेकर के बहुत बड़ा माहौल गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। जो बातें कश्मीर फाइल्स में कही गई हैं, उनको तकलीफ सिर्फ इतनी है कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो इसको पूरे देश के सर्वमान्य प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी बातों को अगर इस तरीके से गलत तरीके से पेश करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी। उन्होंने उस फिल्म को लेकर के जो एक बात कही है वो बहुत तकलीफदेह है कि सच अब सामने लाया गया है। क्या ये फिल्में अब सच सामने लाएंगी? तारीख की उन तमाम तज्जियों पर पर्दा डाल दिया जाएगा जिसने इस देश को इस मकाम तक पहुंचाया। हम उस कश्मीर फाइल के बारे में इस वक्त आपसे ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते, बस इतना जरूर कहेंगे कि फिरका परस्ती की कोई अगर किसी भी चीज से आती है, वो चाहे किसी भी समाज का कोई व्यक्ति हो, उसकी निंदा की जानी चाहिए। कश्मीर फाइल से देखने के बाद अगर पिक्चर हॉल के बाहर का मंजर फिरका परस्त बन जाता है, इसका मतलब ये है कि उसको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया है, समाज को बांटने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम ऐसी तमाम प्रयासों की निंदा करते हैं जिससे समाज बढ़ता हो। हम एक सूत्र में रह करके सच्चे हिंदुस्तानी की छवि पेश कर सकते हैं। वो गलत प्रयास जो किया जा रहा है द कश्मीर फाइल्स के जरिए। मजहबी भारत में जो मजहबी राजनीति बढ़ती जा रही है, इसके खात्मे के लिए साझी विरासत मंच का क्या रद्द-ए-अमल है? साझी विरासत मंच का रद्द-ए-अमल इस पे ज़मीन से जुड़ी हकीकत को मंजर आम पर लाने का काम है। और मजहबी राजनीति मुल्क के किसी भी मजहबी तबके की तरफ से हो तो हमारे देश के संविधान और हमारे लोकतंत्र के खिलाफ हो, और उसका कोई फ़ायदा हमारे समाज को नहीं होगा, न राष्ट्र को होगा, न आम व्यक्ति को होगा। और उसके लिए हम छोटे छोटे कार्यक्रमों के ज़रिए से, बड़े कार्यक्रमों के ज़रिए से युवा पीढ़ी के